पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ा रहा था तुम लोगों को? क्या दिया था? अच्छा, ये क्वेश्चन दिया था ना। इसमें क्या था? ये कितना रेडियस था ये? हाँ, R1। और ये कितना था? और इसमें अंदर करंट था कि बाहर? बाहर, दोनों में अंदर। क्रॉस मतलब अंदर ना। अच्छा, बाहर वाले में अंदर था, इसमें बाहर था। बाहर वाले में बाहर है, फर्क नहीं पड़ता। एक हम लोग देख लेंगे ना तो फिर करने आ जाएगा, ऐसा ना। ये पाइप है ऐसे, ये मतलब पाइप का लेंथ ऐसे है, एक क्रॉस सेक्शन है ना। और हॉलो पाइप है, हॉलो सिलेंडर मान लीजिए चाहे पाइप मान लीजिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह है। डॉट का मतलब करंट बाहर है, मतलब ये जो सिलेंडर है करंट बाहर है, और क्रॉस का मतलब अंदर है, ना। कहीं पे भी हम लोग के पास एक्सप्रेशन है, यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट हो तो उसके अंदर में सिलिंड्रिकल पार्ट जो है उसके अंदर में उसके कारण अपने कारण जीरो होता है, और बाहर में एक्सिस पे मान लेते हैं पूरा करंट ना। करंट कितना माना हो? सेम आई टू आई भी रख सकता हूं, डिपेंड करता है कि अंदर बाहर कहाँ पे है और कहाँ पे हम वैल्यू मान रहे हैं। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो रिजल्ट आएगा। तो जब कोई कहे ना कि यहां बताइए, कोई कहता है यहां करें, यहां बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहां बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहां बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना। कहीं भी कुछ दूरी पे कोई बोले कि यहां मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग सोचेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कहेंगे अपने अपने पाइप का अपना अपना वैल्यू, और जो रिजल्ट आएगा। जैसे कौन सा यूज करने जा रहा हूं मैं बता देता हूं पहले, फिर इसके बाद बताता हूं जितना क्वेश्चन में दिया था। फिर से हम लोग के पास ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन है कि इसमें करंट आई है, यदि अंदर ही मान लें, यदि करंट आई है तो, और रेडियस आर है, रेडियस आर है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? बाहर होता है, बाहर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको भी मिटाई देता हूं, बस ये एक्सप्रेशन ही देख लो। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि ये दूरी ना, ऐसे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, बाहर में एक्सिस पे मान के लिखते हैं करंट आई है। तो हम लोग लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है यदि आर को हम लोग कैसा लें? आर से कम लें। और मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जब आर किससे बड़ा या बराबर हो? कैपिटल आर से, ऐसे ना। ये हम लोग का तरीका है ये याद रखने का। तो इसी को यूज करके यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाऊंगा मैं, और कोई कहेगा यहाँ बताइए ना, कोई कहेगा यहाँ बताइए, जो R1 से छोटा है R2 से भी छोटा है। अब R1 से छोटा है तो R2 से तो छोटा होगा ही। तो जब कोई कहेगा यहाँ बताइए, तो मैं ऐसे सोचूंगा इसके कारण कितना है और इसके कारण कितना है, और सोचूंगा कैसे? अंदर है तो उसके अपने कारण जीरो है, और बाहर है तो एक्सिस पर मान कर लिखेंगे। तो बताओ इसके कारण यहाँ पे कितना फील्ड है? जीरो, क्योंकि इसके अंदर है। और इसके कारण यहाँ पे कितना फील्ड है? जीरो, तो जीरो। ठीक है। जब कोई नहीं यहाँ बताइए ना, तो अब तो इसके बाहर हो गया, तो एक्सिस मान लेंगे एक्सिस पर इसके तो अंदर है, तो अपना वाला जीरो। और जब कहा जाएगा कि यहाँ बताइए, तो फिर कहेंगे कि इसके बाहर है, तो फिर अपनी जगह मान लेंगे, और इसके भी बाहर है तो फिर एक्सिस पे वही अपनी जगह से मान लेंगे।
ये अब 3 ठो रहे सिलेंडर कोएक्सियल, चाहे 4 रहे चाहे 2 रहे, क्या फर्क पड़ता है, सब अपनी अपनी वैल्यूज मान लेंगे, है ना। और जनरल पॉइंट कैसे मानते हैं मालूम है, कोई भी जनरल स्मॉल आर डिस्टेंस, कोई भी जनरल, इसे ही आर कहते हैं, पता है, इसे स्मॉल आर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल आर कहते हैं, और इसको भी स्मॉल आर ही कहते हैं। बच्चे ये कम समझ पाते हैं, है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यदि एक्सप्रेशन लिखें, ऐसे कहें कि बी बताइए कितने मेरे लिए स्पेस होगा, 3, बोलो। एक की बात होगी कि 0 से लेकर R1 तक, एक बात होगी R1 से लेकर R2 तक, और एक बात होगी R2 से ग्रेटर, सही है। तो जब मैं ये वाला लिखना होगा, इस R जो वैल्यू ले रहा है यहां से यहां तक, इसका मतलब कौन सा वाला, ये वाला है, ये वाला R है। तो वैल्यू कितनी है, 0, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है। अच्छा यहाँ पे ये वाला फिर से वही R है, क्योंकि वो तो जनरल एक्सप्रेशन रिलेशन होता है ना, तो वही स्मॉल r अब ये वैल्यू ले रहा है यहां से यहां तक के बीच में कहीं पर, यहां पर। तो इस सिलेंडर के बाहर पॉइंट है, इसका मतलब एक्सिस पर मान के लिखते हैं, और लिखते हैं म्यू नॉट I बाई 2 पाई R लिखना यही वाला होता है, जो जनरल है वही लिखना है, ठीक है। और जल्दी से बताओ, यहां पर इसके अंदर में दोनों सिलेंडर के बीच में जो स्पेस है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड केवल किसके कारण है, इसके कारण है ना। यहां पे दोनों का 0, और यहां पर देखेंगे और 0 आएगा, पर दोनों का अपना अपना है। और सच तो ये भी है ना, देखो ना, एक और बात है, मैं कहूंगा कि यहां पर जो छोटा सा करंट होगा उसका फील्ड है कि नहीं, तो कहोगे है। इसका यहां पर बाहर वाले के कारण भी यहां पर हर छोटे छोटे करंट फील्ड है, नेट 0 होता है। फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि यहां यहीं पर मैं पूछूं ना, मैं कहूंगा कि इसके कारण बताओ यहां पे कितना फील्ड है, तो कहोगे 0। इसके कारण कितना फील्ड है, 0 ना। तो भले ही इस पूरे के कारण जो ऐसे सिलेंडर है उसके कारण यहाँ पे 0 है, पर जो छोटे छोटे करंट है ऐसे अंदर फ्लो होने वाले, सबके कारण है ना, वहां पर नेट 0 है। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे स्टेटमेंट ना जाए तुम लोग गलती ना कर दो, है ना। तो बताओ यहां पर देखा जाए बताओ यहां पे बताने के लिए एक्सिस पर दोनों को मान ली जाए, तो बताओ यहां पर अंदर करंट आई और वहीं पे बाहर करंट आई, नेट कितना, 0, फिर 0। समझ में आ रहा है क्या ये 0 क्यों समझ में आया। मैं कह रहा हूं कि जब यहां पे देख रहे होगे तो इस करंट को एक्सिस पर मानोगे, फिर यहाँ पे इसके भी बाहर ही है तो उसको भी एक्सिस पर मानोगे, जिसके लिए वो बाहर होता है उसको एक्सिस पे मान लेना होता है। तो यदि इसको एक्सिस पर मानोगे तो अंदर मानोगे, इसको एक्सिस पर मानोगे तो बाहर मानोगे, तो नेट करंट कितना होगा, 0। अब यहाँ पे नेट करंट देखो, यहाँ पे 0 होने का दूसरा रीजन है, यहाँ पे 0 होने का दूसरा रीजन है। यहाँ पर 0 होने का रीजन है कि अपना अपना दोनों का 0 है, और यहाँ पे रीजन है दोनों का अपना अपना है पर बराबर और उल्टा है, इसलिए 0 है। अच्छा यहाँ पे बराबर कैसे उल्टा समझ में आ रहा है, बताओ तो। ये जो करंट अंदर है ये सिलेंडर का अंदर मान लेते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, बोलो। अरे यार ऐसे करोगे ना, अरे सॉरी ऐसे करोगे ना, जैसे करंट अंदर है ये वाला क्रॉस, तो नीचे फील्ड होगा, और इसका बाहर है तो ऐसे करोगे तो बाहर ऊपर फील्ड होगा, तो नेट 0 होगा ना, बराबर है ना यार। अच्छा बराबर, यदि करंट बराबर नहीं होता ना तो बराबर नहीं होता, मैं दे दिया हूं बराबर इसलिए ऐसा है। क्लियर, ग्राफ खींचे, अब इसी के नीचे खींच देता हूं ना। दिस इज B, दिस इज R,
और थिन है ना, ये थिन है। दिस इज R1, दिस इज R2। तीन पार्ट तो होना ही था। 3 पार्ट का मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन लिख भी रहा हूँ, ग्राफ भी खींच रहा हूँ और उसको पूरा डिटेल समझा भी रहा हूँ कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं। तो यहाँ पे 0 करें, यहाँ पर बोलो, यहाँ पे 0, ये देखो 0 ग्राफ का पार्ट है। फिर अचानक मैक्सिमम होगा यहाँ पर ना, कितना मैक्सिमम होगा इसके सरफेस पे, इसका अपना वाला होगा म्यू नॉट I बाई 2 पाई R1, सही है। और फिर एक कम होगा ऐसे, 0 जाने वाला होगा ऐसे, बोलो 0। लेकिन 0 होने से अच्छा यहाँ पे कैसे लिखोगे, यहाँ पर जस्ट अंदर ना, जस्ट अंदर, तो जस्ट अंदर इसी के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर वाले तो होगा नहीं। तो कितना लिखोगे उसी के कारण, एक्सिस पे मान के ना, क्या है समझ में आ रहा है। और जैसे ही सरफेस पे जाओगे दोनों करंट लेना होगा और 0 हो जाएगा फिर ऐसे। तो ये ग्राफ है। पता है उल्टा क्वेश्चन कैसे होते हैं, उल्टा क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। कहते हैं कि मैं इसको B0 दे देता हूं, इसको 2B0 दे देता हूं। व्हाट इज रेशियो ऑफ R1 R2 ना, ऐसे कुछ का चाहे कुछ डिजिट में वैल्यू दे देते हैं, कुछ दूरी ऐसे ग्राफ। देखो क्वेश्चन मतलब कोई जरूरी नहीं है कि किताबों में ऐसा हो ही सीधे एग्जाम में आ जाएगा। तो कहते हैं कि हम कुछ ये दे देते हैं, ये वाला कुछ आप बता दीजिए, चाहे हम ये दे देते हैं, ये वाला आप बता दीजिए, ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो बताओ इस पूरे में इस पूरे स्पेस में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बताओ? R1 वाले के सरफेस पे नहीं, R1 वाले के सरफेस पे। और अंदर में यहाँ पे फील्ड किधर है बताओ? ये फील्ड यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया जाए इसके लिए तो कैसे बनाओगे? ऐसे करके ऐसे बनाओगे ना, और केवल इन्हीं के बीच में बनाओगे, ना अंदर बनाओगे ना बाहर बनाओगे, केवल इसके बीच में बनाओगे। इमेजिन कर पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? इसी के बीच में ना फील्ड है। जैसे मान लो दूसरा कलर ले लूं, दूसरा कलर बना देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का डायरेक्शन है यहाँ पर, इसका मतलब फील्ड तो क्लोज लूप बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएंगे, पर केवल यहीं बनाएंगे बस इसी के बीच में। और डायरेक्शन ये है। ये डायरेक्शन कैसे बना रहा हूं? ये अंदर वाला करके ऐसे, ना अंदर में फील्ड है ना बाहर में फील्ड है। अच्छा लेकिन यदि मैं I1 I2 दे देता तो I1 I2 और कम ज्यादा हो जाता ना, I1 I2 दे देता कम ज्यादा हो जाता, तो यहां पे तो 0 रहता, लेकिन बाहर में 0 नहीं रहता। क्लियर? अच्छा मान लो ऐसे कर दें, कितनी अजीब सी बात है ना कि यदि मैं इसको कह दूं कि ये I1 है, ये I2 है, चाहे इसको कह दूं I है और ये 2I है, ये I है ये 2I है, तो क्या होगा मालूम है? ऐसे देखो, ऐसे होगा कि अच्छा मैं मान के चल रहा हूं कि नीचे वाले को प्लस मान रहा हूं ना, ऐसे यहां पर नीचे प्लस, नहीं तो अच्छा यदि मैं ऊपर प्लस मानता यहां पर, मैं डायरेक्शन को ध्यान नहीं रखा हूं ना, मैं मैग्नीट्यूड खींचा हूं। यदि मैं कह दूं कि यहाँ पर एक पार्ट हो सकता है, यदि वो कह दे कि इसी लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कंसीडरिंग अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो तब जानते हो कैसे बनाते? तुम यहाँ पे तो 0 रहता, यहाँ पे 0 रहता, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे है ना, तो तुम यहाँ बनाते, यहाँ पर ऐसे ऐसे। इमेजिन कर पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? तब तुम ऐसे बना रहे होते यहाँ पर ऐसे, मतलब नीचे बनाते ना। क्यों नीचे बनाते? क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बनाना था, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और कहा गया है ऊपर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर नीचे कुल ऑप्शन में दिया रहेगा, तो और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इधर प्लस मानो चाहे उधर प्लस मानो, चाहे हो सकता है बाय डिफॉल्ट तुम्हें अपने से लेना हो। जैसे होता ना कि कह दे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कह दिया कि एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर पोजीशन लो
और बी वाई बनाओ ना, बी वाई अगेंस्ट एक्स, एक्स पोजीशन बी वाई फील्ड ना, अलॉन्ग वाई है, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें अपने से लेना होगा। तो तब तुम्हें ये वाला बनाओगे तो गलत है, फिर कैसे बनाना होगा समझ में आ रहा है? तब तुम्हें ऐसा बनाना होगा, देखो दिस इज बी वाई सपोज एंड दिस इज एक्स। कि कितना जरूरी होता है। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ये जीरो ऐसे बनाते फिर इसको ऐसे करते और फिर ये फिर जीरो हो जाता है। इमेजिन कर पा रहा हूं मैं कैसे क्यों बना रहा हूं ऐसा। तो ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी कंसीडर नहीं किया हूं, मैं मैग्नीट्यूड बनाया हूं। अब इमेजिन करो कि ये आई है और ये 2i है, ये आई है, इसमें करंट आई है, इसमें 2i है ना। तो बताओ क्या नहीं बदलेगा? यहां तक तो नहीं बदलेगा ये, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। और तब तुम्हें किधर बनाना होगा पता है? देखो ना, 2i वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला अच्छा ऊपर वाला बड़ा होगा क्योंकि 2i है ना, दोनों को तुम्हें से एक्सिस पे लेना है ना। तो 2i बाहर है और i अंदर है, तो नेट क्या हुआ? 2i ना, i इधर हुआ तो i ऐसे मान के तो ऊपर। इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनाना है, देखो ध्यान से देखना, वैल्यू जितना नीचे है ना, ये जितना नीचे है उतना ही ऊपर से, उतना ही ऊपर। क्यों? क्योंकि आई वाला ही था और दूरी वही है। देखो ना ऐसे, जस अंदर जस बाहर, जस अंदर दूरी वही, जस बाहर दूरी वही, और वैल्यू आई वाला वही, क्योंकि बस आई अंदर था और आई अब बाहर है नेट। तो इसे उतना ही ऊंचा, मतलब उतना ही ऊंचा हर जगह नहीं, अभी फिलहाल ऐसा दिया हूं इसलिए। इमेजिन करो 4i है, ये 4i, तो यहां ना तब है, मान लो ये i/2 है, तो ये i/2 है तो इधर ही ना, मतलब नीचे ही ना, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब फिर यहीं पे आधा ऐसे, अरे नीचे ही ना, क्योंकि दो ठो, एक ठो अंदर वाला एक ठो बाहर वाला है ना, तो यहीं पे ना। कितना इंटरेस्टिंग है कि क्या होगा, सब ध्यान देना पड़ेगा, तो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फिलहाल जिस तरह मैं दिया हूं उसके अनुसार तो ये, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, सब ध्यान दे के हमें बनाना होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना होगा, क्लियर? और तो कई चीजें, हमें डायरेक्शन देखना है, फील्ड लाइंस देखना है। अच्छा, इसमें भी मैं इक्विड डिस्टेंस बना दिया हूं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लाइंस मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। तो इसका मतलब हो सकता है कि 4 ऑप्शन में केवल बीच में बना हो, पता चले इक्वल डिस्टेंस पे बना हो, पहले डेंस हो बाद में रेयरर हो, डेंसर हो रेयरर हो, पहले रेयरर हो डेंसर हो, और पता चला कि फील्ड एक ठो में ऐसे है, कुछ मान लो अजीब सा बना दे। तो कौन सा सही है? पहले डेंसर होना चाहिए फिर रेयर, ऐसे ना। अरे पहले फील्ड ज्यादा होगा पास में, तो बहुत सारे समान, और किसी डायरेक्शन में इधर हो, किसी डायरेक्शन में इधर हो, ये भी दिक्कत है। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं करने के। तो एक और बना देता हूं ना, उसके बाद 3 वाला बताओ, तो 3 वाला भी बना देता हूं एक ठो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तीन वाले में मैं क्या दिया था बताओ तो जरा। इसमें क्या अंदर था कि बाहर था? ए बी सी था, ए था, बी था, सी था, और इसमें क्या था बताओ? बाहर। कितना करंट था? हाँ, आई। अच्छा, इसमें कितना था? अंदर था, इसमें अंदर था, इसमें 2i था, और इसमें बाहर था, इसमें 4i था। फिर से मैं बता दूं, याद दिला दूं कि जो मैं बना रहा हूं ये पाइप ऐसे नहीं है, पाइप ऐसे है,
मतलब पाइप ऐसे है, कोएक्सियल है, 3 पाइप है जिनका एक्सिस सेम है, सेम एक्सिस है। एक पाइप है ए रेडियस का, उसी के अंदर में ऊपर में पाइप है बी रेडियस का, उसके बाहर सी रेडियस का, ऐसे पाइप है, ठीक है। और इसका ग्राफ खींचना है, एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। तो जल्दी से एक्सप्रेशन लिखो, कितने कितने पोजीशन बनेंगे जिसको हम लोग को लिखना है, कितने पोजीशन बनेंगे? 4, 1 2 3 और सबसे बाहर 4। तो फटाफट पहले एक्सप्रेशन लिख लो, फिर ग्राफ खींचते हैं ना। बी, इस तरह से हम लोग लिखना भी सीख जाएंगे और ग्राफ तो खींचेंगे ही। मेरे दिमाग पहले है कि R 0 से लेकर A तक हो, फिर R A से लेकर B से कम हो, फिर R B को लेकर C से छोटा हो, और फिर R C को लेकर बड़ा भी हो, ये है, ठीक है। जरा फटाफट सभी लोग प्रैक्टिस के नाम पे लिखो। और तुम्हारे एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? स्मॉल r होना चाहिए। मैं इसे जनरल रिलेशन बोलते हैं, जिसमें वैल्यूज रख रख के हम कुछ बता भी सकते हैं। तो जल्दी से तुम लोग ग्राफ खींच दो, और पहले तो एक वैल्यू लिख लो। वैल्यू भी लिखना अच्छी चीज है पहले। और अब बाय डिफॉल्ट अपने से क्या मान लेना पता है? ऊपर की तरफ प्लस मान कर लिखो ऐसे। और दिमाग में रखना कि स्मॉल आर को क्या माना जाए, उसी के अनुसार लिखो। वैल्यू लिख लिए? चलो मैं लिख रहा हूं, देखो तो मैं वैल्यू लिख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं पहले जिस तरह की बात हो रही है कि इसके लिए लिखा जाए, तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि R से कम रेडियस पोजीशन, कुछ ऐसे जनरल पोजीशन ऐसे मानना ना। तो बताओ तीनों के कारण देखते हैं। इसके भी अंदर है तो 0, इसके भी अंदर है तो 0, इसके भी अंदर है तो 0, तो 0, क्योंकि सभी का अपना अपना 0, ठीक है। अब कोई करे कि नहीं ये वाला बताइए, ये वाला तरीका भी देखो ना। इसको सरफेस वाला कंसीडर करते हैं, उसके अंदर कहते हैं जस्ट, ये भी एक तरीका है, जानना चाहिए। तो जनरल पोजीशन ये है मेरे लिए। अब जनरल इन समवेयर बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में कहीं पे, तो दूरी ये मानना है। अब मेरे लिए इसके बाहर है देखो, पर इन दोनों के अंदर है, तो इन दोनों का अपना 0, लेकिन उसके तो बाहर है, और जिसके बाहर है उसको एक्सिस पे मान लेना है। तो क्या लिखा जाए? और किधर पहले बताओ, प्लस की माइनस क्या लिखे हैं? ऊपर प्लस मानते हुए प्लस मान लेते हैं, तो ठीक है। तो क्या लिखूं? μ0I/2 पाई A, R ना, R ना, R A नहीं, जदे में ये ना हो जाएगी, कोई ये ना लिख दे, मतलब जनरल R ना। अच्छा, फिर मेरे लिए ये जनरल देखो, जल्दी में ये नहीं मानना है कि कोई रेडियस ये मान लेना है, ये नहीं मानना है। जनरल कोई पॉइंट मानना है, इन बिटवीन समवेयर, है ना ऐसे। तो अब ये बताओ, ये तो इन दोनों के बाहर है, तो इन दोनों को एक्सिस पे माना जाए, है भाई। ये पॉइंट तो दोनों के बाहर है ना, तो दोनों के एक्सिस पे मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इधर प्लस I, इधर I मान लेते हैं, और ये वाला क्रॉस वाला कर रहा है अंदर 2I, तो नेट किधर माना जाए? हाँ नहीं, मतलब इसमें क्या माना जाए? इधर की इधर माना जाए, अंदर ना। ये अंदर 2I है यार, तो इसी 2I को यहाँ मानोगे, इसी I को इधर मानोगे, तो उल्टा है, तो किधर नेट किधर होगा? I अंदर होगा ना। तो I अंदर तो नीचे, इसका मतलब है -μ0 नेट I/2 पाई दूरी। क्लियर है क्या? ये माइनस क्यों लगाया, समझ में आ रहा है?
अरे जैसा डायरेक्शन माने हैं ये बाय डिफॉल्ट अपने से माना हूं, इधर की तरफ प्लस है। अब बाहर बता लोगे तुम लोग, फिर से उसी तरह की बात है और यहां पे आर है और जनरल आर है, सबसे बाहर है। अच्छा सबके बाहर है तो सबको एक्सिस पे मानना होगा सारे करंट को, तो प्लस आई माइनस 2i प्लस 4i, तो नेट कितना हुआ? हाँ प्लस 3i इधर, तो प्लस 3i, सो प्लस रहेगा तब म्यू नॉट 3i डिवाइडेड बाई 2 पाई। और नोटिस करो आर ही आर लिख रहा हूं। बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि सर ए बी सी, तो हम तो ए बी सी सोचे थे, आप तो आर ही आर लिखते रहते हैं हमेशा। ऐसे भी होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। और मैं क्योंकि ऊपर नीचे प्लस माइनस है, एरो भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि साइन सफिशिएंट है अपने लिए, उसके लिए, क्योंकि ऊपर नीचे बात हो रही है तो डायरेक्शन है ही, एरो लगा भी सकते हैं, आपके ऊपर है, फर्क नहीं पड़ता। तो ये है डिटेल जो आपको जानना चाहिए, जिसमें कंसिडरेशन में मान के चल रहा हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो और ये भी अच्छा, यदि कोई कहता है कि ये एक्स एक्सिस, मान लो कोई बना दे कि ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ वाई है, और कह दे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग बी एक्स खींचो, तो बी एक्स मतलब बी के लॉन्ग, एक्स एक्सिस पर ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग बी बताइए, तो जीरो खींचना है पूरा, केवल जीरो ही जीरो। क्यों जीरो जीरो? क्योंकि बात बी एक्स की हो रही है ना, एक्स एक्सिस पर फील्ड वाई के लॉन्ग है, मतलब इतना ज्यादा ध्यान देने पे होता है। मल्टीपल चॉइस में मोर देन वन करेक्ट में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर जेड खींचो, एक्स एक्सिस पर जेड के लॉन्ग, वो भी जीरो, केवल वाई के लॉन्ग है ना यार वहां पर। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, यदि आप ध्यान दे के पढ़ेंगे नहीं तो रटने से नहीं होने वाला है, पता नहीं क्या बदल देंगे, है ना। तो ग्राफ खींचा जाए, ग्राफ खींचिए, इसी के नीचे ग्राफ खींचते हैं तब। ये है B और ये है R, और मेरे लिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। बताइए कैसे खींचा जाए? जल्दी से आप लोग खींच लिए तो मैं खींचता हूं, फिर चेक करिएगा आप लोग, जल्दी करिए। पार्ट बन गया है, 4 सेक्शन बन चुके हैं, 1 2 3 4, और इसी को देख के एक एक ठो पार्ट खींचते जाओ। वैल्यू तो लिख ही दिया हूं, बहुत सारी चीजें बता रहा हूं मैं साथ में। मैं साइन के बारे में तुम लोगों को बता रहा हूँ, फील्ड लाइंस के बारे में बता रहा हूँ, डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, बिहेवियर के बारे में बता रहा हूँ, एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ग्राफ खींच रहा हूँ। कितनी सारी संभावनाएं हैं इसी तरह के क्वेश्चन में, और इसी तरह के आने भी हैं, इसी तरह के आते भी हैं। नए नहीं आएंगे, नए है ही नए होते बियॉन्ड कोर्स टाइप का होने लगेगा। और कितना सिमिलर है गॉस और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म भी कितना सिमिलर है कि खासकर बिहेवियर में, एक्सप्रेशन में, गॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में और ग्रेविटेशन में कितनी सिमिलरिटी है। ग्रेविटेशन पूरा वही है। खींच लिया आप लोग ग्राफ? मैं खींचूं? चलिए मैं खींचता हूं। ये जीरो सही है, जीरो। हाँ, अचानक से बढ़ के मैक्सिमम हो गया होगा, अचानक से बढ़ गया होगा, और यहाँ पे हो गया होगा। वैल्यू बता सकते हो कितना लिखूं? कितना लिखूं? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए लिखना है, क्योंकि यहाँ बताना है, अब आर नहीं लिखना है। मतलब इसी में आर की जगह रखना है, नहीं मतलब एक आर की जगह रखोगे ना, अब वो अब बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो ऐसे होगा। अच्छा, ये नहीं समझना कि कैसे घटाएं, स्ट्रेट लाइन से घटाएं कि ऐसे घटाएं कि ऐसे घटाएं, कैसे घटाएं, कैसे पता चलेगा? जानते हो सेंस कैसे रखोगे? ऐसे सेंस रखोगे कि 1/r है ना, तो इनफाइनाइट पे 0 होगा, तो इनफाइनाइट पे 0 तो ऐसे ही दिखा पाओगे ना। भले ही तुम पूरे नहीं खींचना है, तुमको कुछ ही दूर तक जाना है, काट लेना है उसमें से, ग्राफ में से काटना है तुमको, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि तब तो कुछ और हो जा रहा है, तब तो कुछ और हो जा रहा है। लेकिन सेंस ऐसे रखोगे कि इनफाइनाइट पे 0 दिखाने का क्या तरीका है? ऐसे दिखा ही नहीं सकते आप, ऐसे दिखा ही नहीं सकते आप,
ऐसे ऐसे दिखाना होगा, तो सेंस बता रहा हूँ बस। तो इसका मतलब हम लोग को ऐसे करना होगा। जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पर, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ क्या लिखूँ, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी लिखना है, जबकि अलाउ नहीं है फिर भी मैं लिख रहा हूं। ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है, बी रखना अलाउ नहीं है फिर भी क्यों रख रहा हूं? क्योंकि बी से थोड़ा सा कम रखना है, बी से थोड़े से कम को भी बी ही कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी से थोड़े से कम को भी क्या कहते हैं? हाँ, अब आगे बढ़ू। हाँ, अच्छा, बी से थोड़ा से ज्यादा को भी बी ही कहते हैं, तो बी यहाँ रखो। अब कहाँ है? यहाँ रखो बी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ध्यान रखना है इसका। लेकिन अब माइनस बनाना है तुमको, तो ये है अब, और माइनस के ना, माइनस साथ में फिर मैं वैसा ही दे दिया कि उतना ही वैल्यू नीचे ना, नहीं तो मैं कुछ ऐसा भी दे सकता था कि थोड़ा अलग हो जाता, लेकिन मैं उतना ही नीचे की बात करने जा रहा हूं। देखो, जितना ऊपर उतना ही नीचे, कोई उतना ही नीचे वैल्यू ऐसा आ रहा है कि मैं रख रहा हूं। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मैं ऐसा दे दिया हूं कि हमें लिखना पड़ रहा है 2 पाई बी, ये देखो बी माइनस, ठीक है। अब क्या किया जाए बोलो? अच्छा, फिर से मैं इस बार ऐसे लेके जाऊं कि ऐसे कैसे? फिर से नीचे एक्सप्रेशन होता है ना, तो इनफाइनाइट पे 0 के लिए ऐसे सोचोगे तभी तो उसका हिस्सा बनाओगे, जल्दी में गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे बनाओगे तो तुम इनफाइनाइट पे 0 वाला सेंस रख पाओगे, हालांकि पूरा बनाना नहीं है। तो चलो ठीक है, तो फिर क्या पूरा खींचना भी नहीं है, तो कुछ दूर तक ना, तो कहाँ तक बात हो? हाँ, ये नोटिस करो तो, C से थोड़ा कम तो यहीं पे ना, जल्दी में कंफ्यूजन ना हो जाए। कहिए नहीं कि सर C तो अलाउ यहाँ पर है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो क्या काट के यहाँ पे जाएं कि कैसे जाएं, क्या करें? अरे भाई, काटना नहीं, वो अचानक से डिसकंटिन्यूअस बनने वाला है। सो हम लोगों को करना है, 0 कहीं ऐसे होने वाला नहीं है। तो क्या होगा फिर? C यहीं पे रखते हैं, और C रखने का मतलब है C से थोड़ा कम। C से थोड़ा कम मतलब समझ रहे हो ना, यहीं पर अंदर, जस्ट अंदर यहीं पे। तो के ये वैल्यू है, देखो ये समझ में आ रहा तुम लोग को? वैल्यू बताओ कितना लिखूं? यहां पर वैल्यू कितना लिखूं? म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई सी, सही है। अच्छा, अचानक जस्ट बाहर, अचानक जस्ट बाहर, तो अचानक जस्ट बाहर अब यहां पे नहीं रखना है, अब यहां पे रखना है, और यहीं पे सी रखना है। सी से थोड़ा ज्यादा या सी ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरफेस पे अलाउ, इस बार तो अलाउ है ही। तो प्लस के माइनस, और प्लस के नाम पे अब हमको ये बताओ कि मैं इसके थोड़ा नीचे बनाऊं कि थोड़ा ऊपर बनाऊं कि इसके थोड़ा ऊपर बनाऊं, क्या करूं बताओ? भूलना मत, यहाँ पे 3 है। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पता नहीं है कि क्या बनाना है। मैं बताता हूं क्या क्या हो सकता है। इसके नीचे प्लस तो बनाना है, ठीक है, यहां भी, इसके सामने भी, इसके बीच में भी, इसके बराबर भी, इसके ऊपर भी, कुछ नहीं मालूम है। जल्दी में मत करना कि सर नीचे सी है ना, तो सी तो बहुत बड़ा है, तो ये 3 तुम्हारे घर जाएगा, ये भी तो है। इसी से तुम कंपैरिजन कर रहे होगे ना, ये जो वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ऊपर कम, इसे देखो ऊपर कम है, तो ऊपर कम है तो नीचे भी तो कम है। ऊपर कम है तो यहाँ पे ऊपर ज्यादा कर रहे हो, कहे कि नीचे ज्यादा है, तो ऊपर भी तो ज्यादा हो जा रहा है। नीचे वाला ज्यादा क्या करता है? कम करता है, और ऊपर वाला ज्यादा करता है, तो कैसे मालूम चलेगा कि ज्यादा करोगे कम करोगे? इसलिए मालूम नहीं है, तो फिर रफ ग्राफ हमें बनाना होगा और उनको देना चाहिए। तब ऐसे में वो ग्राफ में इस तरह का वेरिएशन दे भी नहीं सकते ऑप्शन में बिना दिए रिलेशन, है ना। ज्यादा अच्छा होता कि क्या करते, कहते ना, ऐसे कहते ये है ए, ये है 2a है 3a, ऐसे कहते R 2R 3R, तब हम लोग के पास आइडिया होता
ये कह देख कैसे क्या बना है। अच्छा हाँ, R2R 3R के लिए ये सब ग्राफ ऐसे ही रहता है। R2R 3R के लिए ये सब ग्राफ ऐसे रहता है, बस यही दिक्कत, यही वाला पता, यहाँ वाला पता चल जाता है। तो 3R करते तो क्या हो जाता बताओ, यहाँ पे करते 3R ना, तो 3 कैंसिल और यही वाली वैल्यू होती, और इसका मतलब इसी लाइन पर यहाँ से शुरू करता है ना। क्या इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? मतलब हम लोग को इस बात को ख्याल रखना होगा, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये तुम्हें और जगह भी ध्यान देना चाहिए। ये बातें तुम्हें ग्रेविटेशन में मिल जाएंगी, स्फेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक में भरी पड़ी हैं, तो ऐसे तुम्हें ध्यान देना होगा। तो बनाया जाता, तो कहीं से भी बना सकते हैं, मैं इसे रैंडम बना देता हूं। मैं यहाँ पे कैसे भी रैंडम करके बना देता हूँ ना ऐसे। अब ये इसके सामने हो सकता है, इसके सामने हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। वो तो कहो कि हम लोग ऊपर नीचे थोड़ा कर भी लिए I2 I4 I के लिए। इमेजिन करो I1 I2 I3 दे देता तो ये भी नहीं सब कर पाते हम लोग कि ऊपर बनाए कि नीचे बनाए। इमेजिन करो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, और यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे बाहर है। अब बताओ जरा बाहर क्या बनाओगे? समझ में आ रहा है? अच्छा कैसे रिलेशन देगा तो अंदर बाहर बना सकते हो, कह दो कि I3 इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2, ऐसे। तो कुछ इस तरह का इनइक्वालिटी देता है, इसका मतलब बाहर का आइडिया लग जाएगा आपको। वो कहते हैं कि यहाँ पे करंट बाहर वाले में बाहर तो है, बट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ I3 इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2। इसका मतलब कर रहे हैं कि नेट यहाँ पर जब तुम लोगे तो उसको इसके अनुसार गवर्न करना बाहर वाले के कारण। ऐसे इस तरह की बातें हैं। मैं तुम्हें इसलिए इतना डिटेल बात क्यों करता हूं, क्योंकि वो पता नहीं क्या देंगे, वैल्यू देंगे, इनइक्वालिटी देंगे, क्या देंगे, ग्राफ की बात करेंगे, लाइन की बात करेंगे, डेंसिटी रेयर डेंसर, पता नहीं कब क्या बनाएंगे, क्या पूछेंगे। आप सोचते कुछ और है, एग्जाम में कुछ और दिख जाता है ना। तो यदि आपका कूल होकर आराम से कर रहे हैं उसको तो हो जाएगा, है ना। अभी चेस चैंपियनशिप का वो चल रहा है, फिडे चैंपियनशिप, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप देख रहे हैं आप लोग? अभी मैं वही देख रहा था, फिर चला आया पढ़ाने के लिए आपको। तो उसमें डिंग लेरेन और गुकेश के बीच में फाइट चल रही है चैंपियनशिप का, 14 राउंड्स हैं। तो खूब जो कमेंटेटर होते हैं ना, कमेंट्री करने वाले, खूब बात कर रहे हैं कि डिंग लेरेन परेशान हो के बहुत पहले मान जाते थे कि ये थोड़ा पहले एंड गेम में अपने आप को डिफेंड कर ले रहे हैं, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था, फिलहाल कुछ ही दिनों से ये शुरू हुआ है। परेशानी दिखा रहे हैं उसको, सामने वाले को, कि बहुत टेंशन में है, इस टाइप का स्थिति क्या है वो अलग है। लेकिन कमेंट्री करने वाले उन्हें कुछ ना कुछ, उसका पैसा मिलता है तो कुछ ना कुछ बोलना होता है उनको। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एग्जाम दोगे ना, परेशान रहोगे तो गड़बड़ा जाएगा। मान लो एग्जाम फियर है और ये सब, तब आप कहीं मिस्टेक कर देंगे, माइनस में, प्लस में, डेंसर, इतनी सारी चीजें हैं यार, वो भी एक टॉपिक में चल रहा है सब। तो ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? इसको तो बाकी सभी खींच लोगे अब, राइट। फील्ड लाइंस जरा खींचो तो, मैं येलो से बनाता हूँ, जल्दी जल्दी खींचो तो फील्ड लाइंस खींचो तो इसी स्पेस में, जल्दी फील्ड लाइंस खींचिए, कम से कम डायरेक्शन दिखा दो। बना ली फील्ड लाइंस?
बना लिए? चलो देखो तो मैं खींचता हूँ। यहाँ पे फील्ड लाइंस नहीं बनाना, जीरो ना, यहाँ फील्ड नहीं है ना। अच्छा, इसके कारण ऊपर ना ऐसे किसी साइड में ऐसे, इसका मतलब सर्कल ऐसे बनाना है, इसका मतलब ऐसे। सही है, देखो तो डायरेक्शन देखो, सही बनाया हूँ। अच्छा, यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसे होगा? दूसरा कलर ले लूँ? कौन सा कलर पसंद करोगे तुम लोग? ब्लू ले लूँ? ब्लू तो दिखेगा ही नहीं यार। ये वायलेट ले लूँ? ये अच्छा, यहाँ पे कैसा कैसा नीचे, मतलब ऐसे ना, पता नहीं कैमरे में दिख रहा हो कि नहीं है, ऐसे, और डायरेक्शन ऐसे। फिर से बाहर के लिए ब्लू बना लें, मतलब इधर वाला येलो बना लेते हैं। तो फिर इधर के लिए फिर ऐसे ऐसे है क्या? हाँ, तो बाहर के लिए फिर ऐसे। तो ये आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ना। फिर एरो ऐसे ना, ऐसे। तो ये मैं मान के चलो कि सीख गए। हाँ, अच्छा, कहीं कहीं है इस तरह की बात होती है, देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। कहते हैं कि ऐसा है कि ये है इन्फिनिटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर, है ना, और वो ये कहते हैं कि सब जगह करंट तो है, ये से करंट जा रहा है, लेकिन इसी में एक कैविटी है, व्हाइट कलर का कैविटी बना देता हूं, करे कि उसमें कैविटी है, सिलिंड्रिकल कैविटी है, ऐसे। वो कैविटी की दूरी सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर से इसकी दूरी है, इसका कैपिटल आर मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं दूरी है डी, और इसकी अपना रेडियस है ए, स्मॉल आर या ए। इमेजिन कर पा रहे हैं जैसे ये सिलिंड्रिकल, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है ऐसे, है ना, ऐसे, और उसी में सिलिंड्रिकल कैविटी है। ये मैं इस तरह की चीजें आ चुकी हैं और बच्चे फिर रिलेट नहीं कर पाते। 3 बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया है, 1-2 बार मैग्नेटिज्म में आया है, इसी तरह के बदला ग्रेविटेशन में आया है, स्फेरिकल कैविटी बनाकर। तो यदि सिलिंड्रिकल कैविटी नहीं बोले, कैविटी तो स्फेरिकल होता है क्या, इसको तो सिलिंड्रिकल होल कहेंगे ना। एक सिलिंड्रिकल होल है ऐसे, और इसकी दूरी है, इसके जो मेन है उसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी d है, और इसका अपना रेडियस, सिलिंड्रिकल होल का रेडियस a है, रेडियस इज a ऐसे, और करंट ऐसे है, करंट ना, करंट ऐसे है ऊपर की तरफ, करंट इज I, करंट I, या करंट डेंसिटी, या फिर ये कह लें कि करंट डेंसिटी कुछ मान लीजिए सिग्मा दिया हुआ है। अब समस्या ये है कि हम लोग इसको क्या माने, मतलब क्या कुछ भी कह सकते हैं कि पहले टोटल आई था, उसमें से ये होल बना दिए, बाहर कर दिए, या फिर करंट डेंसिटी कह दे कि नहीं, अच्छा है करंट डेंसिटी हम देंगे, लो करंट डेंसिटी इज जे, जैसे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में रो देते हैं कि रो है, सो करंट डेंसिटी इज जे। वो पता नहीं कुछ भी दे सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि जो पार्ट है सही में एक सिलिंड्रिकल होल के साथ में जो बचा हुआ सेक्शन है उसमें आई है। आपको बताना ये है कि किसी पोजीशन पर इस सिलिंड्रिकल होल में मैग्नेटिक फील्ड है कितना, और वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, क्या है। कुछ याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करके? प्लस माइनस रख के करते हैं, और उस कैविटी में यूनिफॉर्म आता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, न डायरेक्शन बदलता है न मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म। 3 बार आया है वो, और वो फिर ग्रेविटेशन में 1-2 बार आया है, मैग्नेटिज्म में 1-2 बार आया है। सो रिजल्ट कैसे करना है हम लोग को, ये पूरा का पूरा हम लोग जे वाला मान लेते हैं ना, पूरा करंट आई ऐसे ही,
और उसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी करो तो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड find magnetic field at distance x from axis of cylindrical hole inside the hole. Find magnetic field at distance x from एक्सिस ऑफ सिलिंड्रिकल होल इनसाइड द होल। इनसाइड द होल कहने से इसका सेंस क्या है? देखो तो इधर देखो, इनसाइड होल का एक्सिस से तुम एक्स भी कह रहे हो, सिलिंड्रिकल, ये देखो इधर देखो, ये जो पार्ट है, थोड़ा जब क्वेश्चन लिखा होगा ना तो लंबा लिखा होगा, मैं थोड़ा कम टाइम लेने के लिए मैं ऐसे बस फोटो बना दिया हूँ। वो कह रहे हैं कि सिलिंड्रिकल होल से एक्स दूरी पर बताइए और इनसाइड होल बताइए। इसका मतलब जरूर वो कह रहे हैं एक्स इज लेस देन ए। अरे एक्स, एक तो एक्सिस से दूरी भी कह रहे हो, अगर होल के अंदर ही बताना है, इसका मतलब ये तुम्हें अपने से सोचना पड़ेगा ना। फिर तो इंटरेस्टिंग है ये भी। कई बार हमें कुछ चीजें अपने से सोचनी पड़ती हैं कि इनडायरेक्टली वो एक्स के बारे में क्या कह रहा है। नहीं तो एक्स तो ऐसा भी ले सकते हैं कि बाहर हो जाए, वो इतना बाहर हो सकता है कि पूरा वायर से बाहर हो जाए वो। तो हम लोग अपने से मानना पड़ रहा है कि यही कह रहा है वो। अब बताइए जरा सोच के, और बहुत अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। और ये भी मैं कहूं कि हाईएस्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है और मैक्सिमम है जो पूछा जा सकता है, मैक्सिमम टफ। तो सही बात है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा एडवांस में भी नहीं आता है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? आ गया? नहीं, एक्सिस से, होल के एक्सिस से एक्स दूरी पर बताना है। डी दिया तो हूं मैं, डी। जो सिलिंड्रिकल होल का एक्सिस है वो इस सिलिंड्रिकल वायर, जो करंट कैरिंग वायर है, उससे डी दूरी पर है। ये सब तो देना, ये तो सब तो डेटा देना पड़ेगा ना, दिया रहता है भाई ये सब। कर लिए? आया? आ गया? चलो मैं करता हूं, टाइम वाज ओवर। देखो तो इतना रिलेटेबल है ना कि आप लोगों को ऐसे करना चाहिए। ध्यान से सुनना ना,
पहले तो मैं तुम लोगों को कुछ चीज़ें अलग से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा और आइडिया लग जाए। हम लोग देखो इसको रेफरेंस बनाकर मैं करने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर अंदर की बात के लिए हम लोग इक्वेशन लिख चुके हैं। यदि इसमें आई करंट है तब हम यहाँ पे लिख चुके हैं। याद करो कितना कितना का फील्ड होता है, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। सही है, सही है। आपको नहीं लगता है कि हम लोग को अब ये याद रखना और ज़्यादा अच्छा है, याद रखना आगे से म्यू नॉट, ये देखो तो म्यू नॉट जे आर बाई 2। मैं देखो तो ये भी याद रखना, ये लिख लो, बल्कि ये जे है करंट डेंसिटी है, ये करंट पर यूनिट एरिया। जानते हो मैं कि क्यों इस टर्म में जा रहा हूं? क्योंकि यदि आप यहाँ पे इस टर्म में न जाए ना तो गलत हो जाएगा आपसे। जानते हो किस पे डिपेंड करेगा? ये बचे हुए में मैं आई दिया हूं कि पहले पूरा वाला आई दिया था, ये दिक्कत होगी अब आपको। और आंसर अलग अलग आएगा, कुछ बगल में कांस्टेंट बदल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यदि मैं बचे हुए में आई दे रहा हूं तो कुछ और दिखेगा, एक्सप्रेशन सिमिलर टाइप का दिखेगा, पर नहीं आएगा, आपसे कुछ गलत हो जाएगा उसमें। बचे हुए में, अच्छा मान लो ओरिजिनल है, पूरे वायर में आई है और काट के निकाल दो तो कुछ आई भी निकल जाएगा, कुछ पार्ट, कुछ नया आई आएगा। ज्यादा अच्छा ना जे से काम चलाते हैं, फिर तो फिर ठीक है यार, रख लेना। एक तो ये पॉइंट है। जानते हो मैं ये आइडिया कहाँ से आ रहा है? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ रहा है कि हम लोग वहां पे रो के टर्म में याद रखते हैं तो आसान होता है, क्योंकि वहां पे भी ये रहता है कि पूरा सॉलिड, पूरे सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो टोटल क्यू दिए हैं और उसमें से निकाल दिए हैं कि बचे हुए में क्यू दिए हैं। ये सब दिक्कत हो जाता है। बचे हुए क्यू देंगे तो नया एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, बचे हुए से क्यू देंगे नया एक्सप्रेशन दिखेगा, टोटल क्यू में से निकाल देंगे तो नया एक्सप्रेशन दिखेगा। इसका मतलब मिस्टेक हो सकता है, ध्यान रखना। तो जे से मैं चल रहा हूं क्योंकि वहां अच्छा फर्क नहीं पड़ता यदि हम लोग रो लेकर चले ना, रो जो एक्सप्रेशन आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बचे हुए से दीजिए चाहे पूरा दीजिए, से कोई मतलब नहीं। ये वाला इंटरेस्टिंग है, वही वाला इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा तो हम लोग को देखना ये है उसी तरह का एक्सप्रेशन कि क्या हम लोग पूरा का पूरा यहां पे दूरी इस एक्सिस से, पहले तो हम लोग पूरे सिलेंडर का यहां पे निकाल लेते हैं और किसी फिर दूरी पर निकाल लेते हैं और उसका माइनस कर देते हैं, उसका प्रभाव नहीं लग रहा है सुपरपोजिशन टाइप का। तो इसका यदि हम लोग टॉप व्यू बनाएं, इसका टॉप व्यू बनाएं तो कैसे दिखेगा मालूम है? देखो ऐसे दिखेगा, ये है और ये है सिलिंड्रिकल होल। अब पूरे आई के कारण यहां पे फिल होना चाहिए था। यदि ऊपर आई है तो मैं मान लेता हूं कि इधर की तरफ है, अंदर मान लेते हैं, तो यहां पर फिल कैसे होना चाहिए था? इधर की तरफ होना चाहिए था ना। और यदि किसी जगह तुम निकालना चाहते हो कि नहीं हमें निकालना यहां पर है, हमें निकालना यहाँ पे है, तो एक काम करता हूँ, ये सेंटर पर नहीं बनाना है, बल्कि सेंटर बनाएंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यदि कोई कहता है कि यहाँ इस दूरी पर बनाना है ना, यहाँ पर कितने दूरी पर? यहाँ से x दूरी पर। और बड़ा बना दूँ क्या? और बड़ा बना देता हूँ ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए और तुम्हें समझ में आए। ये है और ये है कैविटी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहां से बात हो रही है, यहां बनाने की, यहां बताने की बात है। किसी भी रैंडम पोजीशन पे बताना है सिलेंडर, और आएगा कितना इंटरेस्टिंग आएगा कांस्टेंट आएगा, दो आंसर नहीं आएगा, यूनिफॉर्म। और जो आधा टेढ़ा होता है वो भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली जानते हो किधर आएगा? यदि करंट इसको मान लेते हैं अंदर है तो, पूरे में रिमेनिंग पार्ट में अंदर है तो पता है केवल यहाँ फील्ड ऐसे आएगा, जबकि ऐसे हर जगह घूमता हुआ टेढ़ा ऐसे रहता है। ये बात इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है ऐसे ही, बाकी सब जगह वेरिएबल है।
ये कैविटी में कांस्टेंट होता है। और वही बात यहां पे भी आनी है। तो क्या करना है पता है, ऐसे देखो, ऐसे कहेंगे यदि पूरे में आई होता तो यहाँ पे कैसा किधर की तरफ फील्ड होता, ऐसे लाइन से जोड़ोगे और टेढ़ा बनाओगे 90 डिग्री पे, सही है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये वाला कठिन क्यों है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, मालूम है आप लोगों को? इसलिए ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं ज्यादा कठिन है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां पे पाना चाहते हैं उसी के अलॉन्ग फील्ड होता है। तो जो आर लिखते हैं ना उसी को कह देते हैं, उसी को मान लेते हैं वो वेक्टर दे रहा है। अब यहाँ पे तो परपेंडिकुलर करना होगा, अब तुमको नहीं समझ में आएगा। अब ये वाला जो इसमें भी अंदर फील्ड है ना, तो जो ये वाला फील्ड होगा उसका माइनस करना होगा, समझ में आ रहा है? मतलब इसका फील्ड जो होगा, इसका अपना फील्ड प्लस मानकर उसको उल्टा करना होगा, फिर जोड़ना होगा ना। तो इसका फील्ड यहां पर, इसका अपना वाला फील्ड किधर होगा, ऐसे करके इधर होगा ना, इधर, समझ में आ रहा है? और आपको फील्ड इधर होगा तो ये माइनस करना होगा, माइनस मतलब इधर करना होगा, इसकी जगह इधर करना होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? 90, फिर ये वाला 90, अब इसको जोड़ना है तुमको, समझ ही में नहीं आ रहा, कुल 90 डिग्री हो जा रहा है यार पोजीशन के हिसाब से। मैं बताऊं, ये वाला इन दोनों को जोड़ना होगा ना, तो जो वैल्यूज है वो ऐसे आने हैं, देखो ऐसे, ये देखो, ये देखो, ये है, ये कौन सा लाइन ऐसे आ रहा है, ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर टू सेंटर जोड़ देने से जो वैल्यू आएगा वही आंसर है। समझ में आ रहा है मेरी बात? वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यों समझ में आता है, क्योंकि जो लाइन होता है कहते हैं उसी को बढ़ा दो प्रोपोर्शन में और कह दो कि वही वेक्टर है और ठीक है, और वहां पे ऐड करने में, बल्कि मैं तो कहता हूं कि क्योंकि यहां पर आर है, भले ही परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली चीज को केवल रोटेट कर दोगे तो भी तो ठीक वैसे ही आएगा, और वैल्यू तभी क्या आएगी, डी आएगी फाइनली। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक्सप्रेशन लिखूं, अब एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक्सप्रेशन लिखूं तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये समझ में आया, लिख लिया आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा कठिन हो रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक से। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बी को जो किसी P पॉइंट पर निकालना है, B इज इक्वल टू बी कंप्लीट माइनस बी होल, सही है ये? हाँ, फिर मैं क्या लिख रहा हूं देखो तो, बी कंप्लीट का क्या लिखूं, म्यू नॉट जे कंप्लीट के लिए क्या लिखूं, ये इसको लिख लेते हैं, इसको तो x कहा गया है, इसको d कहा गया है, और इसको अपने से मैं मान लेता हूं r मान लेता हूं ना। तो बताओ यहाँ पे r वेक्टर लिखूं, r वेक्टर नहीं यार, ये तो परपेंडिकुलर होता है ना। फिलहाल मैग्नीट्यूड में क्या लिखना होगा, r वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि r वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, डिवाइडेड बाय कितना, 2 माइनस म्यू नॉट अगेन जे, उसका भी अपना जे ही होगा, x परपेंडिकुलर वेक्टर। ये सब बड़ा खतरनाक लिखना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है वो। अच्छा नोटिस करो ना, मैं ये कह रहा था कि हम लोग इसी को, क्योंकि बाकी सब मैग्नीट्यूड ही रहता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसी को बल्कि परपेंडिकुलर नहीं उसी को कह देते, वही डायरेक्शन है, कितना बढ़िया रहता है। तो इसलिए तो कठिन हो रहा है ये बाई 2। ये समझ में आया, म्यू नॉट जे वेक्टर बाई 2 आर परपेंडिकुलर वेक्टर प्लस माइनस एक्स परपेंडिकुलर वेक्टर। ये प्लस क्यों लिखा हूं, प्लस क्योंकि हमें जोड़ना था। देखो ये जो वैल्यूज आ रही होंगी परपेंडिकुलर वाला इधर ना, ये
माइनस की जगह प्लस कर लिया ना, इधर उल्टा करके प्लस कर लिया हूँ, माइनस तो उसके साथ। अब इन दोनों को जोड़ना है। मैं ये कह रहा हूँ कि रोटेट कर लो, नहीं तो यदि हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म लिखने लगे तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो फोटो से ज़्यादा आसानी से दिख रहा होगा कि इसका रिजल्ट जानते हो क्या आना है। इन दोनों का यदि वैल्यूज हम लोग यहाँ पे बनाए इस तरह का परपेंडिकुलर लेकर, तो हम लोगों के पास आएगा इसके परपेंडिकुलर के अलोंग आएगा, एंड मैग्नीट्यूड इज हाउ मच, दिस डी। मतलब अच्छा, तो बल्कि ऐसे समझोगे ज्यादा समझ में आएगा। देखो जितना लंबा ये है, क्योंकि तुम तो आर यही वाला लंबाई कह रहे थे ना, ये वाली लंबाई है तो वही लंबाई ये तुम्हें मानना है। मैं ऐसे बना रहा हूं ना, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है, जितना लंबा है उतना ही लंबा ये है। तो पता है इनका जब रिजल्टेंट लोगे ना इन दोनों का, तो ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये आएगा। क्या चीज? किसका किसका वेक्टर सम? आर ये वाला आर माइनस एक्स, ये नहीं, ये वाला बोल रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की वैल्यूज ये है ना, जैसे मैं इसकी जगह उल्टा, इसकी जगह उल्टा की जगह ये कर लिया हूँ, मैं इसकी जगह जो ये वैल्यूज था इसकी जगह ऐसे कर लिया हूँ। तो यदि हम ये वैल्यूज वैसे ही हैं रोटेशन में, जैसे हम लोग वहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यदि हम लोग इसके जगह ऐसे मान लें और इसकी जगह ऐसे मान लें ना, ऐसे माइनस की जगह जैसे ये प्लस रहता तो माइनस ऐसे मान लेते हैं, तो नेट ये आ जाएगा। ये बोल रहा हूँ मैं। तो वही वैल्यू, वही वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है ना, उसी तरह की बात आ रही है। हम लोग लिख नहीं पा रहे क्योंकि परपेंडिकुलर लिखना है ना, तो कुछ नया ई वेक्टर लिखना होगा, तो मैं उससे बचना चाह रहा हूँ। क्लियर? इसकी वैल्यू आएगी, पता है कितनी आएगी? म्यू नॉट जे और डी। देखो तो मैं इसको परपेंडिकुलर भी तो बोल रहा हूँ फिर से अगेन, दिस इज बाई 2 एंड दिस इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन एक्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ होल। अच्छा हमें लग रहा है ना कि इसके ये परपेंडिकुलर वाला शायद तुम ध्यान नहीं दे रहे होगे कि सम वाला ना, वो परपेंडिकुलर छोड़ दे रहे हो ना तुम। मैं बार बार परपेंडिकुलर क्यों लिख रहा हूँ? लिख नहीं पा रहा हूं ना मैं। तो लिख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया फिर तो ये। इसका मतलब यहां पर फिर यहां पे फील्ड लाइंस बनाओ, ये लिख लो तो फिर फील्ड लाइंस बनाता हूं मैं। और मैं रिलेट कर रहा हूं पूरा का पूरा उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक से। बस वहां पे यहाँ पे बस अंतर इतना है, पूरा का पूरा उस सेम पैटर्न है और कैलकुलेशन भी सेम है, एक्सप्रेशन और इमेजिनेशन सब सेम है। बस गड़बड़ ये है कि वहां पे पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही फील्ड होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कहना पड़ रहा है, इसलिए कठिन हो गया है। हो गया? यहाँ पे मैं फील्ड बना के दिखाऊं आपको, ये देखो फील्ड है, फील्ड, ये देखो फील्ड है, कितना इंटरेस्टिंग है, ये फील्ड है।
और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे करते हैं, याद है तुम्हें? इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे करते हैं, ये फील्ड है, ये वाला अंतर है ना दोनों में। तो इस तरह का कहीं पे एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका फायदा मिल गया, ये म्यू नॉट जो जे लिए हैं। अब इसकी जगह हम लोग यदि कोई कहता है कि ओरिजिनल, तो हमें थोड़ा अब आई के टर्म में लिखना पड़ेगा ना ये, तो इसकी जगह कैसे लिखोगे, समझ में आ रहा है? हाँ, इसके जे कैसे डिफाइन करोगे? चलो मैं जे डिफाइन भी कर देता हूँ। यदि कोई कहता है ना कि ओरिजिनली आई था, उसके बाद कैविटी बनाए हैं, काट के हटा दिए हैं, तो मैं कहूँगा जे ये है, आई बाई पाई आई स्क्वायर है, और रख लेना है आई बाई पाई आई स्क्वायर। कोई कहता नहीं ये सिलिंड्रिकल कैविटी है, बचे हुए पार्ट में आई है, तब मैं बताता हूं जे क्या लिखोगे। कितना इंटरेस्टिंग है ऐसे रिप्लेस करना। देखो ना, आई बाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, सही है। वो कहते हैं ना, इसको कहेंगे कि नहीं ये आर बाई 2 का रेडियस है, आर बाई 4 का रेडियस है, तो यहाँ पे आर बाई 4 रख देना। इसका मतलब यहाँ पे आई के टर्म में बदलता हुआ होगा, गड़बड़ा जाएगा फिर आप यदि सही नहीं रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि जे की टर्म में निकाल दिया हूँ, तुम लोग अपना ये वाला सोच के अलग से रख लेना। मतलब ये जब आई आएगा ना तो भी जे में निकालना और जे की जगह ऐसे रखना। यदि अपना दिमाग लगाओगे ना तो इतना माथा गर्म हो जाएगा, फट भी सकता है आपका माथा, बता रहा हूँ, गलत हो जाता है बच्चों का। ये कुछ तरीके होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अब जे में करिए कि हम जे में मान के चल रहे हैं, ठीक वैसी ही बातें वहाँ भी की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी। रो के टर्म में बात करिए, रख लीजिएगा रो की जगह। इसी तरह की बात ऐसे भी करते हैं ना, आपको बता दूं, ऐसे करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि इसमें है, इसमें कहते हैं कि इसमें दो सिलिंड्रिकल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें करंट अंदर है ना, इसमें कहते हैं बाहर है, ठीक है। दोनों, इसका रेडियस है आर और इसका भी कह देते हैं रेडियस है आर, और दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी है आर 3r/2 या d मान लो ना। दोनों के बीच की दूरी यदि मैं 2r लिखता तो केवल टच करते ना, 3r लिखता तो दूर हो जाते हैं, तो 3r/2 ठीक है ना, इंटरसेक्ट करता हुआ। कह रहे हैं कि जो खाली है ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे करंट है ही नहीं, ये करंट नहीं है, करंट फ्री है ये। अब वो कह रहे हैं कि बताइए इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, कितना है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, बड़ा ड्रामा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है। जानते हो क्या करना है? कह देना, कैसे कैविटी बनाओगे मालूम है? कह देना कि इधर वाले में करंट ऐसे है और पूरे में है, और उधर वाले में भी करंट ऐसे है और पूरे में है, तो बताओ उस इंटरसेक्शन में खाली तो हो ही जाएगा, क्लियर। और लगा देना यही वाला जो मैं पढ़ा रहा था अभी। इसका आंसर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जीरो तो जीरो है क्या? जीरो है, जीरो है। और यदि मैं मान लीजिए इसमें आई और इसमें आई है तो जीरो है नहीं। अरे यार ऐसे इधर देगा उधर ऐसे देगा, जीरो हो जाएगा ना। ऐसे मान लीजिए 2i दे देता है ऐसे, तो 2i से तब तो हमको लग रहा है कि वहाँ पे जीरो करंट होगा ही नहीं, खाली नहीं रहेगा। खाली तो तभी रहेगा ना जब यहाँ पे आई मानोगे, यहाँ पे आई मानोगे, करंट बस खाली है, वैल्यू बताइए। तो इधर की तरफ इधर नहीं, ऐसे इधर, और अरे यार सम हो रहा है ना, मैं जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। वही मैं सोच रहा कि जीरो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जीरो तो नहीं आता है। सो इसकी तरफ ऐसे नीचे, यहाँ पर इसके कारण नीचे और इसके कारण नीचे, इसका मतलब आएगा। और कैसे आएगा? बस सिंपली तुम जे वाला मान लेना और फिर इसका अपना वैल्यू और इसका अपना वैल्यू और समकलन आंसर आ जाएगा। और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन इनसाइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता है, कहीं पे भी सेम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक वैसे ही जैसे कैविटी में बात हो रही थी,
कैविटी में क्या दिखाया था, मैं कहा था कि मैं रैंडम जगह लिया था और कांस्टेंट आ गया था, डी आ गया था केवल। वो डी क्या आया था, डिस्टेंस कैविटी, वो सिलिंड्रिकल होल और उससे दूरी आया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे ही आता है। चलो जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज खत्म ही करना है ना, ये कुछ और भी डिस्कशन होने लगा। लिखो तो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying toroid, magnetic field due to current carrying toroid, magnetic field due to current carrying toroid। तो ये देखिए तो टोरॉयड क्या होता है और क्या पता करना है ना ऐसे। ये करंट आई जा रहा है, इसी में से आते हुए ऐसे आ रहा है ना, ठीक है। इसकी अपनी थिकनेस है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे मोड़ दिया ना ऐसे, टोरॉयड है ये, और इसका रेडियस है, इसका रेडियस कितना आर है। अब आप ये कहिए कि इनर रेडियस आर है कि आउटर रेडियस आर है, ये क्या है, तो मैं क्या कहूँगा आपसे, मैं कहूँगा आर इतना बड़ा है कि जो उसका अपना रेडियस है वो बहुत छोटा है, तो ठीक है, सब आर ही आर है। क्लियर। रियली में यदि मैं बड़ा कर दूं ना इसको, कि इसका रेडियस इसका अपना रेडियस कंपेरेबल हो जाए, तो सही में मैं जो लगाने जा रहा हूँ उसे वेरी कर जाएगा फिर। सो फिलहाल यदि मैं कहूँ कि इसका जो अपना रेडियस है ना, ये जो अपना रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर में वही पूरा ट्रैप हो गया है अंदर में ना, बाहर यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। मैग्नेटिक फील्ड केवल कहाँ है मालूम है, इसी के अंदर में है बस। और निकालोगे कैसे बताओ, निकालोगे कैसे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। जल्दी निकालो तो, आधा मिनट 1 मिनट लो जल्दी से। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ तो जरा। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ जल्दी से। जो जो जरूरत हो अपने से ले लो, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एल ले लो, चाहे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एल ले लो, है ना। देखो मैं वैसे ले ही लेता हूँ, एन दे देता हूँ ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन। चलो देखो कितना छोटा है, टाइम ओवर। देखो तो ये मैं देखो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे ले रहा हूँ, मैं एम्पियर सर्किटल लॉ ले रहा हूँ ऐसे करके। ये रहा मेरा लूप पे इंटीग्रेशन। और याद है ना कि ये लूप जो लेते हैं क्लोज लूप, ये हाइपोथेटिकली इमेजिनरी होता है, उस पर हमें इंटीग्रेट करना होता है। और ये रहा इसी पे बी ना, तो मैं यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट dl ओवर दिस लूप शोन इन फिगर। यदि B ऐसे है तो मैं ऐसे ही लूंगा ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि इसमें कॉइल में कैसा करंट है, बहुत होगा तो उल्टा करो तो उल्टा हो जाएगा और क्या।
B डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई ई, ने तो एक्सप्रेशन है। फिर मैं लिख रहा हूं कि B कांस्टेंट है सिमेट्री से, DL दोनों के बीच में जो DL है, जो B है और DL है एक ही तरफ है, cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट। बताओ इसमें कितने बार ये जो लूप लिए हैं कितनी बार अंदर जा रहा है, देखो तो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, सो ऑन। जितनी बार अंदर जा रहा है वो उतना लेना है आपको, बार बार अंदर ही जा रहा है, इधर से अंदर ही जा रहा है। इसका मतलब ये है एन आई। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? बी टेकन आउट, डीएल इंटीग्रेशन म्यू नॉट एन आई, बी 2 पाई आर। ये नोटिस करो क्या लिख रहा हूं मैं ये नहीं कि आप ये नहीं कर सकते कि सर ये कितना दूर लिए हैं कितना पास, यहां लोगे तो भी कैपिटल आर मानूंगा, अंदर बाहर कहीं भी लोगे, क्योंकि इतना छोटा है ये कि सब सेम ही है। इसका यूज करो। अब ये सब थोड़ा किताब में कम भी दिए रहते हैं, थोड़ा कम समझाए रहते हैं। बच्चे सोचते हैं कि इतना ले लिए हैं उसको आर क्यों लिख रहे हैं, कहां तक आर है वो, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। सो दिस म्यू नॉट एन आई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। हाँ, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि यदि हम लोग इसको अलग से लिखें, इतने पार्ट को, इसको क्या लिखेंगे, इतने ही लेंथ में इतने टर्न है ना, लेंथ तो इतना ही ना है 2 पाई आर, और उतने ही लेंथ में इतना टर्न है, तो इसे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही तो कहोगे। इसका मतलब कितना है, ये म्यू नॉट एन आई है, इसका मतलब जो सोलेनॉइड का था वही वाला है। तो दोनों याद रखना, ये वाला भी याद रखना, ये वाला भी याद रखना। यदि हमसे कोई कहे कि इसमें फील्ड बनाइए, तो मैं ऐसे फील्ड बनाऊंगा, ऐसे बोलूंगा इसी में ट्रैप हो गया है, इसी में ट्रैप है, इसी में ट्रैप है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसी में ट्रैप है, यहां भी 0 है, बाहर भी 0 है। ये समझ में आया? अच्छा, यदि क्रॉस सेक्शन हम लोग रेक्टेंगुलर लेते ना, और ऐसे कह देते उसकी थिकनेस d है और एक ये नहीं है, मैं कहता हूं कंपेरेबल है, तो मैं ये कह रहा हूं कि सेक्शन जो है ना, ये थिकनेस रेक्टेंगल है ऐसे, और ऐसे करके ऐसे है ना, ऐसे, और मैं कह दूंगा कि उसमें ऐसे लपेटा हुआ ना, ऐसे ऐसे करके है ना, ऐसे, और ये जो थिकनेस है उसका साइड लेंथ है स्क्वायर मान लो, सेक्शन स्क्वायर सेक्शन, और ये दूरी है, इसके सेंटर का दूरी d है, पर ये कंपेरेबल है, ये नहीं कि ये बहुत छोटा है। जानते हो क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर जाएगा दूरी पे, जितना तुम दूर लोगे ना, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा, वो दूरी वाला आर लेना होगा जिस पे इंटीग्रेट करोगे, और नीचे ऐसे कुछ रह जाएगा, वेरिएशन आ जाएगी। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? और निकाला जा सकता है, तुम्हें मिल जाएगा आई रोडों में या किताबों में ऐसे लंबा सा, लेकिन सब तो करवाया नहीं जा सकता। अब ये मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, तुम्हें तब यहाँ पे वेरिएशन आएगा, क्योंकि अब दूरी आएगी ये। क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तब चलो वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जरा जो मैं दिया था एक ठो स्पाइरल टाइप का, ये वाला चलो सभी लोग जल्दी से ये वाला कर लो, चाहे किए भी होगे तो फिर से एक बार ट्राई कर लो। दिस इज आई ऐसे, ए बी, आपको करंट आई ना, करंट आई आपको बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है O पर, व्हाट इज BO, टोटल नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड N इज वेरी लार्ज, दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड वेरी लार्ज, साथ में ये भी है वेरी लार्ज क्लोजली पैक्ड, वेरी लार्ज नंबर,
वेरी लार्ज नंबर, क्लोजली पैक्ड, ये सब चीजें हैं। यदि वेरी लार्ज नंबर होता है क्लोज और मान लो एक ही जगह होता तो क्या कहते, तब तो म्यू नॉट आई बाई 2r का के n का मल्टीप्लाई कर देते, पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि सबका अपना रेडियस अलग अलग है। मतलब ऐसे ही ना सोच, स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे हम लोग, स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे ना। चलो टाइम तो दिया ही था, चलो मैं दिखाता हूँ। देखो तो जरा सभी लोग ध्यान से सुनना। तो ये देखो मैं ले रहा हूँ ये वाला एक पार्ट ले रहा हूँ ये ऐसे, और कह रहा हूँ कि ये देखो ये जो सेक्शन ले रहा हूँ ना, ये जानते हो कितना सेक्शन ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ r स्मॉल r दूरी पर dr थिकनेस पर ना, कोई दिक्कत। सेंस क्या है, इतनी दूरी पर मैं सारे टर्न को सेम रेडियस का मानूंगा, और कितने रेडियस का मानूंगा, r रेडियस का, स्मॉल r, ठीक है। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, कितना इंटरेस्टिंग है। b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db 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 db, मैं db ऐसे मान लिया कि उनका अपना db ही है, हालांकि db तो नहीं होता लेकिन अब मजबूरी में एक्सप्रेशन है बस। दैट इज व्हाट, इसके कारण db, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बताओ कितना, पहले तो फील्ड की वैल्यू लिख देता हूं। इस एक टर्न के कारण यहाँ पे फील्ड कितना ये बताओ पहले, म्यू नॉट आई बाई 2r, ये r समझ में आ रहा है, ये है यार, समझ में आ रहा है। और वहीं पे सारे टर्न, यहीं पे कितने टर्न है पहले बताओ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब b माइनस ए लेंथ, ये b माइनस ए लेंथ समझ में आ रहा तुम लोगों को। b देखो b, दिस इज b माइनस दिस इज a, तो लेंथ इतना, तो हाउ मच नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n बाई b माइनस a, ठीक है ये। और इंटरेस्टेड लेंथ क्या है, समझ में आया क्या? आपको नहीं लगता आंसर आ जाएगा, फ्रॉम a टू b, जल्दी करो तो आंसर आ गया। सो क्या बाहर आया, म्यू नॉट एन आई बाई बी माइनस ए बाहर आ चुका है, और ये आ गया है इंटीग्रेशन डी आर बाई आर फ्रॉम ए टू बी, और वैल्यू आ गया म्यू नॉट एन आई बाई बी माइनस ए लेन बी बाई ए। कोई दिक्कत आप लोगों को, बी बाई 2 बाहर है क्या? बहुत पॉपुलर है, कई बार इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, आ सकती हैं, और भी वेरिएशन पॉसिबिलिटी है। हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स का वेरिएशन भी बढ़ा सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर इज दिस मच, तो कुछ और एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा। फिलहाल क्लोजली पैक्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ये पार्ट, तो ऐसे है। अब हम लोग अंतिम में पढ़ लेते हैं वो शीट वाला जिसको कह रहे थे कि कांस्टेंट है। जरा देखो तो ये है पूरी लाइन, लिखो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैट ऑफ करंट कैरिंग वायर्स। मैट मतलब समझो चटाई, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैट ऑफ करंट कैरिंग वायर्स। तो ये देखो तो तब ये बात है ना, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे देते हैं लोग, क्वेश्चन ऐसे देते हैं, कहते हैं कि ये है ऐसे ऐसे वायर्स है ना, ऐसे इसमें पूरा मैट है, चटाई देखें आप लोग, तो ऐसे ऐसे वायर्स हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड है ना, ऐसे ऐसे,
और स्ट्रेट है, इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर्स हैं, और ये ऐसे ही इन्फाइनेट तक है भी। मान लीजिए पहला ये मान लीजिए, दूसरा ऐसे मान लीजिए कि ये भी वैसे ही है, ऐसे कर दीजिए कि फिर से अगेन ऐसे, और फिर ये वाला डॉट, दिस इज डॉट। डॉट। इसके बाद तो बाकी सब निकाल लोगे कल दो, जल्दी से बताओ तो इसको कैसे किया जाए। पहले तो कितने वायर्स हैं, इनफाइनाइट है, एक मैट है, क्लोजली पैक है, और दोनों में क्या दिया है, ये देखो नंबर ऑफ वायर्स, नंबर ऑफ वायर्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, नंबर ऑफ वायर्स पर यूनिट लेंथ मतलब समझ में आ रहा है, यूनिट लेंथ में n वायर्स। कितने वायर्स हैं इस तरह के, इधर ऐसे ऐसे वायर्स हैं, ऐसे मैट की चटाई की तरह, चटाई देखे ना आप लोग, ऐसे बिल्कुल फ्लैट ऐसे ऐसे। और कितने वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं। सब में करंट कितना है, आई, सब में करंट आई है, सब में करंट आई है, सब में करंट आई है। ध्यान सुनो क्योंकि टाइम अब कम है। वो जो बता रहा ना कि हम लोग कोई दूरी पर, अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे दिया रहेगा ना कि यहाँ पर आप बताइए ना, यहाँ पर डी दूरी पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह बात होने वाली है। डी दूरी पर बताना है या आर दूरी पर बताना है, हमारे पास दो तरीका है, बल्कि घर पे करोगे मिल भी जाएगा। सही में कुछ दूरी पर, एक्स दूरी पर, डी एक्स दूरी पर उतने वायर लेकर अपने वैल्यू यहाँ पर, उतने सारे वायर का मल्टीप्लाई करके इधर, फिर इधर वाले का इधर, ऐसे ना सेंस ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिएगा, सब वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है, और सही में आ जाएगा। बड़ा लंबा होगा वो, लेकिन एम्पी सिमेट्री है तो सिमेट्री का फायदा उठाते हैं। एक काम करते हैं, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ये देखो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, क्योंकि मैं ऐसा सोच पा रहा हूं कि इसके इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, तो ये सब कहेंगे कि इधर फील्ड होना चाहिए, और ये सब कहेंगे इधर होना चाहिए, माने किधर, इसका तो ऐसे मजबूरी है मानना। इमेजिन करो, फिर मैं कहूंगा यहां बताइए, तो फिर उधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, उधर वाले कहेंगे इधर यहाँ पे होना चाहिए, सारे वायर थोड़ा थोड़ा एंगल पे बनाएंगे, इधर ये वाले थोड़ा इधर इधर बनाएंगे, मजबूरी में आपको ऐसे करना होगा, सिमेट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि मजबूरी में हमें कहना होगा कि यहाँ पर फील्ड ऐसे ही है। अब जरा इस पे दिमाग लगाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और जानते हैं यहाँ पे ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब क्या करूंगा पता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डी आएगा, वैसे ही जैसे वहां पे शीट में आता था। ध्यान से सुनना ना, तो मैं क्या कर रहा हूं जरा देखो तो, मैं ये कर रहा हूं कि मैं लूंगा एक लूप लूंगा, ऐसे ये लूंगा और उतना ही दूरी पे ये लूंगा। यदि मैं कोई दूसरा दूरी लिया ना तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल मैं मजबूरी में ऐसे कर रहा हूं कि ये भी B है तो फिर यहाँ पे B कहूंगा। यदि मैं कोई दूसरा दूरी ले लिया तो हमें कहना होगा कि भाई दूसरा दूरी है तो दूसरा फील्ड होगा, क्योंकि हमें भाई पता तो है नहीं कि इंडिपेंडेंट ऑफ D है, तो इक्वेशन लिखोगे एक, अननोन हो जाएगा दो। ये सब सिमेट्री के यूजेज हैं। तो यदि आप कहेंगे D पे तो इधर भी D, अच्छा आप कहेंगे कि नहीं D नहीं R, तो मैं कहता हूँ उधर R तो इधर भी R ले लूंगा, बस यही करूंगा और क्या करूंगा। अच्छा तो जरा देखो तो, आपको नहीं लग रहा है कि यदि ये क्लोज लूप लिया गया है तो इस पे सम आएगा और इस पे सम आएगा और इन दोनों जीरो हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? यूजिंग एम्पियर्स लॉ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, जरा देखो तो, B डॉट DL इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक लिखा हूं, देखो तो एक्सप्रेशन लिखा हूं अभी, सही है। जरा यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे B डॉट DL का इंटीग्रेशन बताओ। अच्छा मैं भूल गया यार, लेंथ L दिया हूं ना, जल्दी से बताओ यहाँ पे कितना B डॉट DL का इंटीग्रेशन, BL, ठीक है BL। यहाँ पे बताओ कितना, 0।
यहां पे बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग देखो तो, फिर से इधर ही है इस बार भी, कितना BL, और फिर यहां पे बताओ कितना 0। अब यहां जल्दी से बताओ क्या लिखूं, कितनी कितनी बार ये अंदर आई है, NL ना, देखो देखो N और L ना, तो देखो NLI, क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? NLI 2BL होगा, यहां पर होगा 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, और B की वैल्यू आ गई म्यू नॉट NI बाई 2। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जिसका हम लोग कहीं पे भी यूज करेंगे, म्यू नॉट NI बाई 2। और अच्छा होगा कि तुम लोग घर पे इंटीग्रेट करके निकालना, माना कि तुम्हें एम्पियर्स लॉ नहीं आता और तुम्हें प्रूव करना कि रिजल्ट यही आएगा। नोटिस कुछ कर रहे हो कि डी इसमें नहीं आया? नोटिस कर रहे हो डी नहीं आया, इसका मतलब मैं कहूं कि यहाँ पे फील्ड तो इतना ही, यहाँ फील्ड तो इतना ही, नीचे फील्ड तो इतना ही, बस डायरेक्शन उलट जाएगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। ठीक वैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज सीट का होता है, वही वाला है ये। और यदि हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, यदि सेम आई है ना, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं क्या? अब इसमें एम्पियर्स लॉ लेने की नहीं, अब क्या करना है? सुपरपोजिशन लगाना। कैसे सुपरपोजिशन लगाओगे? देखो सुपरपोजिशन, देखो कोई कहेगा यहाँ बताइए ना, तो मैं कहूँगा कि इसके कारण इधर और इसके कारण उधर 0, ठीक है 0, क्योंकि दूरी पे तो डिपेंड करता नहीं। अरे ऐसे करोगे तो इधर, मतलब यहीं पे देख लेना, बाकी सबको देखो ही मत ना। अब तो तुम्हें आइडिया तो है नहीं ऐसे फील्ड होना है, और इस वाले का उधर, यहाँ पे भी 0, इसका मतलब बीच में होगा, और बीच में फील्ड ये है, बीच में ये है, ये देखो फील्ड है इधर की तरफ। ये फील्ड कैसे इधर बनाया मालूम? देखो इसके कारण यहाँ पर इधर और इसके कारण यहाँ पे इधर। क्लियर हुआ क्या? और अपना अपना जोड़ ले, क्या जोड़ूं बताओ? व्हाट इज वैल्यू ऑफ B हियर? B की वैल्यू कहोगे म्यू नॉट NI बाई 2 गुणे 2। ये 2 समझ में आ रहा है? हाँ, गुणे 2 आंसर। अच्छा कोई कहता नहीं, यहां पे है I और यहां पर है 2I, अब बताओ 2I, अब क्या करोगे? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, यहां पे तो जोड़ ही लेना है ना, मी नॉट NI बाई 2 इसका कर लेना, और मी नॉट N2I बाई 2 कर लेना ना, ठीक है ना? क्या यहां पे 0 होगा इस बार? बताओ यहां पे किधर होगा? डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, कौन सा पड़ा? इधर वाला। तो इसका मतलब फोटो ऐसे बनाना, और यहाँ पे किधर बनाओगे? इसके कारण इधर, यहाँ पर, अरे यार ऐसे ना, ऐसे, इसके कारण इधर ना, इधर ना, और इसके कारण इधर, कौन सा पड़ा? ये वाला ना। क्या क्लियर? एम्पियर्स लॉ लगाने की अब जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग अपना वैल्यू जानते हैं और सुपरपोजिशन लगाना है। कोई दिक्कत? जब हम लोग एक से जान चुके हैं, एक शीट का जान जाते हैं, तो फिर हर जगह वही लगाते हैं ना। तो एक शीट का जान गए तो अब तो वैल्यू लिख के डायरेक्शन से प्लस माइनस कर लेना, नहीं? क्लियर? तो इस तरह की बातें और भी हो जाती हैं। ऐसे कहते हैं कि वायर नहीं है, पूरा एक चादर है, शीट है, इन्फाइनिटली लॉन्ग है, शीट है, अब पूरे चादर में वायर्स नहीं है, पूरा करंट आई है, और करंट पर यूनिट लेंथ कहते हैं K स्मॉल आई, मान लीजिए K कुछ दे देते हैं। जानते हो क्या करोगे? फिर से तुम यही लगाना, बस जानते हो क्या, और यही फोटो बनाना। बस इसकी जगह क्या लिखोगे मालूम है? को करंट पर यूनिट लेंथ दिए होंगे, अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट लेंथ, तो जितना दिए होंगे उसे L मल्टीप्लाई कर लेना, तुमको किताबों में मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वो पता नहीं क्या क्या बनेगा, लेकिन जो अप्रोच है ना वो इसी तरह की बात है। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।